Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based analysis. So let's just start. First question from today is which of the following best explains the concept of quantum tunneling, है ना? So ये क्यों जरूरी है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए होता क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है टनलिंग। टनलिंग क्या होता है? किसी बैरियर के बीच में से एक टनल बना देना। नॉर्मल अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, बट एक्चुअल में क्या होता है, क्वांटम टनलिंग एज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे कोई भी एटम या आपका कोई भी पार्टिकल, ऑब्वियसली जो माइक्रोस्कोपिक या सब एटॉमिक पार्टिकल या कोई भी, वो एक बैरियर होता है। बैरियर किस चीज़ का होता है? अब देखिए, इसमें आपको जाने की नीड नहीं है। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपने बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि किसी भी पार्टिकल को अगर किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जंप करना होता है तो एक स्पेसिफिक एनर्जी गैप होता है। उसी को अभी आप ऐसे मान लो कि एक बैरियर है, जब तक वो एनर्जी ना मिले वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। बट क्या हो कि ये एनर्जी ना मिलते हुए भी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो ऐसा हो रहा है ना जैसे इसको कुछ लिफ्ट मिल गई या इसको कुछ टनल से क्रॉस होना पड़ा जहाँ पे इसको एनर्जी की नीड ही ना पड़ी। जनरली क्या होता है कि अगर आपको इस बैरियर, जैसे मान लो एक दीवार खड़ी कर दी, अब ये एक पार्टिकल मान लो, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को एक वॉल मान लो, इसको जंप करना पड़ेगा। जंप करने के लिए इसको इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर में जितनी मतलब एनर्जी डिफरेंस है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए इसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो कहीं से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट क्या हो कि ये उतनी एनर्जी के बिना ही, उतनी एनर्जी ना होते हुए भी ये इसको पास कर ले, मतलब कि टनल्स ही बना ले इस दीवार के बीच में से, मतलब अपनी एनर्जी उतनी ना होते हुए भी ये ऐसे ही सीधा ही क्रॉस कर जाए। इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग, है ना। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको बहुत सारे मतलब पूरे साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं समझते हुए। बट हाँ, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बताऊं एक नॉर्मल इंसान को समझाने के लिए, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्वांटम टनलिंग क्या होता है? फिनोमिना where the subatomic particles can pass through the potential energy barriers without even having the exact amount of energy to pass through those barriers, है ना। कि मतलब एनर्जी जितनी चाहिए जंप करने को या मतलब पास करने को इस बैरियर से, उतनी एनर्जी ना होते हुए भी वो पास कर जाए। ऐसा लग रहा है जैसे टनल बना दी, है ना। जैसे पहाड़ को क्रॉस करने के लिए आपको चढ़ के उतरना पड़ेगा, उतनी एनर्जी चाहिए होगी, बट क्यों चढ़े भाई, सीधे पहाड़ से टनल बना दो, है ना। वैसा कुछ तो आपको समझ आना चाहिए। क्यों जरूरी है? बिकॉज आपको पता होगा कि अब डेली आपके नोबेल प्राइज अनाउंस हो रहे हैं ना, तो 2025 के। तो अभी हमने फिजियोलॉजी वाला किया था, वैसे ही कल क्या हुआ है, फिजिक्स वाला अनाउंस हुआ है, जिसमें आपको बताऊंगा मैं किस चीज़ के लिए मिला है। इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्वांटम टनलिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, है ना। वो क्या होता है वो थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे बाद में, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 2015 में आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई थी। सिंपली जब भी हम देश में बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की, किसकी? कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैसे देश में मतलब अपना देश का जो लोकल कैपिटल है उसको फॉर्म किया जाए, है ना। तो उसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि हमारे पास दुनिया भर का गोल्ड पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के पास कहाँ है वो गोल्ड? अपने घरों में छुपा के रखा हुआ है एज इन्वेस्टमेंट, या कई लोग काफ़ी किसी भी तरह का जो भी अपना गोल्ड है एज इन्वेस्टमेंट हो चाहे जैसा हो, सब सेविंग्स करके अपने घरों में छुपा के रखते हैं। तो वो फॉर्मल आपका जो चैनल होता है, मोनेटाइजेशन चैनल, उसमें नहीं यूज़ होता है वो। उससे क्या होता है कि हमें, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन का जो इशू है, हमें एक्स्ट्रा गोल्ड के लिए बाहर से हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है इंपोर्ट पे। अब इंपोर्ट जैसे ही होता है तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ने से क्या होता है आपका, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर मैं बात करूं, आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, तो क्या होगा? सबसे बड़ा जो इशू आता है दैट इज़ डॉलर और रुपी कन्वर्जन रेट में, कि आपका डॉलर और स्ट्रांग हो जाता है, रुपी और वीक हो जाता है ना। बिकॉज इंपोर्ट बढ़ेंगे। तो ये क्यों होता है? ये आपको बेसिक इकोनॉमी है। देखो, बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, बाहर से कोई चीज़, तो आप क्या करोगे बताइए? आप सिंपली क्या करोगे, आपको बाहर से खरीदना, मान लो यूएसए से, आप क्या करोगे? रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके डिमांड करके बाहर से उसको इंपोर्ट करोगे। तो उससे क्या होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी का प्राइस क्या होता है, मतलब डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो जाता है रुपी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम इसलिए लाई गई थी कि जो भी घरों में ऐसा सोना पड़ा हुआ है जो कहीं यूज़ नहीं हो रहा, जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, बस पड़े ही हुए हैं, उसको कलेक्ट करो और उसको प्रोडक्टिवली चैनल करो आपका मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में, ताकि आपका इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जा सके, इंपोर्ट बिल कम किया जा सके, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द I2U2 ग्रुप, या जिसको हम वेस्ट क्वाड भी बोलते हैं। एक क्वाड हमने पढ़ा है, क्या क्या है उसमें, कौन कौन से देश है? इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, है ना, पढ़ा है ना, जो पैसिफिक के अराउंड से लेके, है ना। अब I2U2 ग्रुप, या इसको भी हम वेस्ट का क्वाड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, I2 मतलब 2 I 2 U,
आई इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल, है ना। आगे चलते हैं। पासनी पोर्ट ये न्यूज़ में था, क्यों है न्यूज़ में? बिकॉज पाकिस्तान ने यूएसए को इनवाइट करा है कि आप हमारे जो बलोचिस्तान रीजन है वहाँ पे, है ना, अरेबियन सी कोस्ट पे आप एक पोर्ट बनाइए, पासनी पोर्ट, उसको डेवलप करने के लिए इनवाइट करा है। अब देखिए ये ना, जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने पहले मैंने पढ़ाया है चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, है ना। तो उसमें क्या है आपका, चाइना जैसे अपने ओल्ड ट्रेड रूट्स जो हैं, आप पुराने टाइम के एंशियंट, उनको मतलब आपका रीडिस्कवर करना चाहता है ना, उनको दोबारा से री एस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसमें आपका पता है आपको, जैसे आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, है ना। फिर उसी से रिलेटेड आपका, जैसे आपका ग्वादर पोर्ट हो गया जो उसने बिल्ड किया है ना। फिर इसी के काउंटर में इंडिया ने क्या किया, ईरान में चाबहार पोर्ट, है ना। और उसी से रिलेटेड अगर मैं तीसरा बात करूं तो आपका, अगर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये किस रीजन में आता है, बलूचिस्तान में। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन के साथ कैसा क्लैश है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बलूचिस्तान की खास बात क्या है, यूएसए को इससे क्या फ़ायदा है, बलूचिस्तान इज़ हाईली रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, क्रिटिकल मिनरल की बात करूँ अगर मैं, है ना, तो यूएस इसलिए फ़ायदा है यूएस को। तो ये सारी चीज़ें आपका ना, मतलब जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता हूँ तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बैक एंड पे, है ना। तो आगे चलते हैं। पासनी पोर्ट आपको पता होना चाहिए। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये आपको पता होना चाहिए। न्यू स्टार्ट मतलब नई, पहले एक स्टार्ट ट्रीटी थी जो आपका यूएसएसआर और यूएसए के बीच में थी, अब है न्यू स्टार्ट, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो 2026 तक आपका ये, मतलब 2026 को ये एंड हो जाएगी, वैलिड है। इसमें क्या है कि यूएसए और रशिया में पहले क्या था, एक दूसरे के साथ कंपटीशन था कि कौन अच्छे से अच्छा मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएगा, ताकि हम क्या कर सकें, एक दूसरे को टारगेट कर सकें कि रशिया कैसे यूएस के किसी भी पोर्शन को टारगेट कर सकता है दूर से ही। तो लॉन्ग रेंज अगर मैं वेपन्स की बात करूं, जिसमें खासकर न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, अपनी पावर दिखाने के लिए। तो बाद में क्या हुआ, पहले कंपटीशन चला, बाद में इन दोनों ने ये ट्रीटी साइन कर दी कि ठीक है अब हम दोनों नहीं करेंगे, मतलब इन सब चीज़ों में, तो अपना जो काउंट है उसको इस तरह से रखेंगे, मतलब एक मतलब जो एक बार सेट किया है उसके नीचे। तो इसमें क्या है, स्ट्रेटेजिक रिडक्शन ऑफ आर्म्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, है ना, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स। और ये कब तक वैलिड है, 2026 तक, है ना। आपको पता होना चाहिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज स्ट्रेटेजिक रिडक्शन ऑफ आर्म्स और लॉन्ग रेंज वेपन्स, मिसाइल्स की मैं बात करूं, यूएसए और आपका रशिया के बीच में, है ना। आगे चलते हैं। द नव्या इनिशिएटिव, ये आपको पता होना चाहिए। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के अंदर एक नव्या इनिशिएटिव है। नव्या इनिशिएटिव इज फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स, जिसमें अडोलेसेंट गर्ल्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि उनको ऐसी स्किल सिखाई जाएंगी कि वो मॉडर्न इंडस्ट्री, जो मॉडर्न जॉब सेक्टर है या जो इमर्जिंग जॉब सेक्टर्स है उसमें एम्प्लॉयबल हो। एम्प्लॉयबल मतलब कि उनके पास वो एग्जैक्ट मैचिंग स्किल्स हों ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें, है ना। तो वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर अडल्ट्स गर्ल्स इन द इमर्जिंग जॉब सेक्टर्स। आगे चलते हैं। द ट्रेड वॉच रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। इट इज़ अ क्वार्टरली मतलब कि आपका 1/4 ऑफ ईयर, मतलब कि 3 मंथ्स, हर 3 मंथ्स में ये आपका क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है बाय नीति आयोग। और आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेड पे वॉच मतलब कि जो इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस है, इंडिया का जो ट्रेड परफॉर्मेंस है इन बोथ गुड्स मर्चेंडाइज की अगर मैं बात करूं या फिर सर्विसेज की बात करूं, वो जो है उसको मॉनिटर करता है। इससे क्या होता है, हमें ना फ्यूचर पॉलिसी और इस सब से क्या होता है कि हमें एक डेटा बेस्ड इंसाइट मिलता है फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड पॉलिसी, है ना। तो ये हमें पता चलता है। तो इट ट्रैक्स द इंडियाज क्वार्टरली ट्रेड परफॉर्मेंस इन बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना। 2024 नहीं, 2025 होगा। द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट, तो ये आपका रिलीज कौन करता है आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट फोकसेस ऑन प्रोग्रेस, है ना। हमने कैसी प्रोग्रेस की है, किस में, नाम से पता चल रहा है सोशल जस्टिस में। सोशल जस्टिस मतलब कि आपका सोशल जस्टिस में क्या क्या आता है, सोशल इंक्लूजन आता है, फिर उसमें आपका फाइनेंशियल हो गया, है ना, जिसमें पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब। फिर इक्वालिटी होता है, अगर मैं बात करूँ सोशल इक्वालिटी। फिर सोशल जस्टिस की बात करूँ कि कई बार हमें खुद से भी प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, है ना। तो 30 years ऑफ प्रोग्रेस इन द सोशल इंक्लूजन
इक्वालिटी एंड जस्टिस एट ग्लोबल लेवल। बिल्कुल सही। 1995 में आपका सोशल समिट हुई थी, उसके बाद से जो 30 सालों में प्रोग्रेस हुई है एट ग्लोबल लेवल उसको ट्रैक करना है ना। सो दैट्स द फोकस ऑफ योर द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द टर्म गिग इकोनॉमी। ये आपको हर जगह मिलेगा, गिग इकोनॉमी टर्म। देखो अब ये सिंपल सा ही टर्म क्यों यूज होता है, ये आपने देखा होगा, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, यहाँ पे क्या होता है, ये कोई जॉब नहीं प्रोवाइड करते, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म। जस्ट लाइक जोमेटो हो गया, ये भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। क्या आपका ओला उबर के साथ ड्राइवर लिंक होते हैं, वो अपना जो भी अपना उनका व्हीकल होता है। तो इससे क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात है कि ड्राइवर जो है उबर में भी हो सकते हैं, सेम टाइम पे वो ओला में भी रजिस्टर हो सकता है। तो एक क्या है, मतलब वो एक मल्टी जॉब पर्सपेक्टिव में बात करूं तो अलग जगह, मतलब सब जगह उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मतलब कि वो इसका कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, फॉर्मल ऑब्लिगेशन नहीं। तो गीग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि एक आपका एक फ्रीलांसिंग की तरह है या कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। किसकी तरह? कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि भाई जितना टेम्परेरी अरेंजमेंट है उसमें आप जो काम कर रहे हैं। जोमेटो भी सेम। इसमें पर दिक्कत क्या आती है, इसमें कंसर्न क्या है? इसमें कंसर्न है आपका, अगर मैं बात करूं तो जैसे सोशल जस्टिस की बात करूं, जैसे आपका यहाँ पे ना इंश्योरेंस से लेके पेंशन से लेके ईपीएफ हो, ऐसी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ये सारा एक मतलब एक कंसर्न बनता है अगर मैं बात करूं इसका ओवरऑल पर्सपेक्टिव। तो ये आपको पता होना चाहिए गीग इकोनॉमी क्या होता है, कि एक मतलब फ्रीलांसर इंडिपेंडेंट बेस्ड, कि मतलब आपका सिर्फ आप टेम्पररी एम्प्लॉयड हैं, आप एक उसके फॉर्मल जॉब एम्प्लॉयड नहीं है किसी भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। नेक्स्ट इज योर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने शुरू में किया था, द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड फॉर डिस्कवरीज रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, है ना, एंड मतलब क्वांटाइजेशन इन द, ये सारी चीज़ें किसमें? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्यों जरूरी है? देखो आज तक हम बचपन से पढ़ते थे कि करंट कैसे फ्लो होता है, ऐसे कंटिन्यूअस सा फ्लो होता है। जैसे मैं लाइट की ब्राइटनेस की बात कर लूँ, ब्राइट कैसे होती है लाइट? लाइट का कोई ऐसे नहीं होता ना कि मतलब एक सेट में ब्राइट, दो सेट, मतलब लाइट क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्राइटनेस आती है बिल्कुल धीमे से। तो मतलब इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्लो होना, है ना, कंटिन्यूअस। ठीक है। अब जब मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स, ये क्यों जरूरी होता है? ये सुपर कंप्यूटर से लेके आपका जैसे क्यूबिट्स, ये सारी चीज़ें की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो है ना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन पास करते हैं लेकिन जनरली वो किसी अगर एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना, किसी मटेरियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब क्या बात होती है कि भाई नहीं, इस डिस्कवरी और इन सब स्टडीज़ में ये है कि भाई कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट लेवल पे भी आपका टनलिंग शो होती है। बस ये सारी चीज़ें इसमें है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना, बट हाँ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट उसका एक आइडिया लग जाए, है ना। बिल्कुल डेप्थ में तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल, अगर नुएंस्ड अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो वो तो बहुत आपको टाइम लगेगा, बट फॉर आर पर्पज इट इज़ सिंपल, है ना। क्वांटम टनलिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट्स द एग्जैक्ट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना। सो ये सिंपल है। किस किस को मिला है नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस, है ना। पिछले कल वाले भी आपको नाम पता होने चाहिए, जापान और 2 यूएसए के जो थे, है ना। तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनिस, है ना, फॉर एडवांसेस इन देयर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग रिसर्च रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड ऑल, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड thank you so much to everyone for showing so much love. I am seeing so much response, so much engagement on my videos, and that's just because of you all, and it's just motivating me to do more in these things. So अगर ये अच्छा होता है तो I will try to launch some series on individual subjects like polity, economy, है ना, जिसमें मैं कोई मतलब टफ सा कॉन्सेप्ट है उसको ट्राई करूँगा 5-10 मिनट में समझाने का, है ना। सो आई विल सी ऑन दैट इफ द थिंग्स go just like they are going right now, है ना। So thank you so much. Let's see you all in the next video.